Study about Beckmann's rearrangement. Beckmann's rearrangement. I can show you the slide. Yes. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. क्या दिख रहा है भाई? The Beckmann rearrangement is a walk-norm transformation of ketone oxygenase to N-substitute. Okay. That means we are studying about Beckmann's rearrangement. बेकमैन रीअरेंजमेंट क्या होता है बेटा? जब किसी भी ऑक्सिम की आप रिएक्शन कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो वो ऑक्सिम कन्वर्ट हो जाता है एमाइड के अंदर। ऑक्सिम जानते हैं? जब किसी भी स्ट्रक्चर पर डबल बॉन्ड से एन वन बॉन्ड ओएच ग्रुप अटैच्ड होता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिम या कीटोक्सिम। और जब इस ऑक्सिम या कीटोक्सिम की रिएक्शन किसी एसिड से कराई जाती है या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, तो ये कीटोक्सिम कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में, एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स में। तो आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, sir. तो स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्टिंग से अपन। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट। डेफिनेशन। सर कीटो किस वजह से है? हाँ बेटा, कीटो किस वजह से है? कीटोनिक ग्रुप पे बनता है, इसलिए कीटोक्सिम भी कहते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। ओके, एक डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले बेकमैन रीअरेंजमेंट के लिए। द एसिड कैटलाइज्ड conversion of ketoxim or oxim. The acid catalyzed conversion of ketoxim or oxim into an substituted amide known as Beckmann rearrangement. Known as Beckmann rearrangement. तो सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? जब किसी भी कीटोक्सिम की एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझते हैं इसको। रिएक्शन दिखाई दे रही है आप लोगों को? यस सर। कौन सी रिएक्शन दिख रही है? पढ़ के बताएंगे। मुस्कान पड़ेगी। जिसको मैंने हाईलाइट किया है सिलेक्शन के थ्रू, वो वाली रिएक्शन पड़ेगी मुस्कान। मुस्कान है या नहीं है ऑनलाइन? हेलो सर थी, अब नहीं है। थी, अब नहीं है, तो रुद्राक्षी पड़ेगी फिर। यस सर। सर कार्बन, ये 3 लाइन पढ़ेंगे आप। यस सर। कन्वर्ट इनटू इन एमाइड, इनकी जगह एन आएगा। Acid is called as Beckmann reaction. In this reaction, concentrated H2SO4, P2O5, H3BO3, HCl, etc. can be used as a catalyst. बिल्कुल। तो H2SO4 तो हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, P2O5 हो गया आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और H3BO3 का नाम क्या होगा? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड। HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सारे एसिड ही है, सिर्फ P2O5 क्या एसिडिक रेंज से अलग है थोड़ा।
बाकी सब क्या करेंगे, इसमें H+ रिलीज करेंगे और उसकी बेसिस पे रिएक्शन होगी। P2O5 का केस थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है, ये स्पेशल केस रहेगा, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो रिएक्शन देखते हैं हम। तो रिएक्शन में आपके पास एक कीटोक्सिम है जो बनाया गया है किसकी रिएक्शन से, एसीटोन की रिएक्शन करवा के हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड से, जो आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, एसीटोन प्लस हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड, याद आया? एक तो आप लोगों ने एसिटोफिनोन के साथ किया था, एसिटोफिनोन ऑक्सिम बनाया था, और एक आपने बनाया था बेंजोफिनोन ऑक्सिम। हाँ सर, बनाया था। आया याद? तो जो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हुआ करता था उसको रिप्लेस कर दिया है NOH ग्रुप में। तो जब ये NOH ग्रुप वाला कंपाउंड वहाँ पे बनता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सिम। बेकमान रीअरेंजमेंट में सिर्फ एसिड से H+ आयन लेकर के ये ऑक्सिम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एमाइड में, CONH में, CONH ग्रुप में। तो किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जब H2SO4 से एक H+ आयन निकलेगा तो वो जाएगा कहाँ पर, OH पर, क्या बना लेगा, OH2+ चार्ज, और वहां से रिलीज हो जाएगा, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगा, लेक ऑफ वैलेंसी की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, वापस वही जिसे हमने पहले पढ़ा है वेगनर मियरविन में और पिनेकोलोन में, 1 to शिफ्ट होता है, उसी तरह से यहाँ भी शिफ्टिंग होगी। ये R1 ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बन पर कैटायन, और उस कैटायन पर आगे जाकर क्या बन जाएगा आपका, मैकेनिज्म दिखाई देता हूँ, दिख रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैकेनिज्म में बेटा जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से H+ आयन मिला, वो हो गया OH के पास, उसने बनाया OH2 चार्ज आयन, वो OH2 बाहर निकल गया, देन उससे आपका कन्वर्जन होगा RC डबल बॉन्ड N का, या फिर इसको इस तरह से समझ लेते हैं, जब OH यहाँ से निकलता है तो नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन पर लैक ऑफ वैलेंसी हो जाती है, यानी कि इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है 3 बॉन्ड बनाने की, लेकिन जब OH2 अपना बॉन्ड लेकर के निकल जाता है तो इसके पास केवल 2 बॉन्ड रह जाते हैं। तो 2 बॉन्ड रहने की वजह से इसके ऊपर क्या हो जाती है, लैक ऑफ वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी की कमी हो जाती है। तो उस कमी को शो करने के लिए इस पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है तो उस कंडीशन में ये R1 ग्रुप जो होता है वो यहाँ से माइग्रेट होकर के नाइट्रोजन पे जाकर अटैच होता है विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, अपने बंद के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के ये जाकर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेता है। तो नाइट्रोजन के पास 2 तो पहले से ही थे, एक R1 बना लेता है तो तीनों बॉन्ड उसके पास हो जाते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। देन जब यहाँ कार्बन से, इस कार्बन से जब R1 ग्रुप निकल कर जाता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी लेकर जाता है, तो उससे कार्बन पर क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर, यहाँ R2 C डबल बॉन्ड N 1 बॉन्ड R1, और कार्बन पे क्या है, कैटायन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसका हाइड्रेशन करवाया जाता है। हाइड्रेशन का मतलब वाटर के साथ में ट्रीटमेंट। अब यहाँ एक चीज लिखी है, देखो आप, H2O को 18 से शो किया, ऑक्सीजन को 18 एटॉमिक नंबर से शो किया, उसके पीछे क्या रीजन है अंकिता? तो 2 हाइड्रोजन के एक्स्ट्रा वैलेंसी उसमें आ गई है। देखो बेटा 2 चीज बता रहा हूँ मैं आपको, एक H2O तो यहाँ है, ठीक है, यहाँ निकल गया बाहर, और दूसरा H2O यहाँ है, इसको हम ऐड कर रहे हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पे पहले वाले H2O में तो हमने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन दूसरे वाले H2O में ऑक्सीजन के ऊपर 18 लिखा है। इस 18 लिखने का मतलब क्या है, कुछ पता है इस बारे में? उसका मास सर ये पता चलेगा कि कौन सा मतलब वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया है, बिल्कुल। आइडेंटिफाई होता है इसको 18 लिखने से मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमने बाद में जो वाटर मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस किया था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ना कि जो रिलीज हुआ है वो। तो दोनों के अंदर डिफरेंस शो करने के लिए इसको 18 लिख करके डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। When H2O labeled with O18 is used in ordinary water, the resulting amide is labeled with O18. जब आप O18 वाला लिखेंगे, O18 वाला वाटर ऐड करेंगे तो आपका प्रोडक्ट भी O18 वाला ही बनेगा, जो आराम से डिफरेंशिएट कर पाएगा आपके प्रोडक्ट को स्टार्टिंग मटेरियल से, ठीक है। तो जब H2O को इस पे अटैक कराते हैं तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कहाँ जाता है, कार्बन के ऊपर, और वो लोन पेयर अपना कार्बन के साथ में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
कार्बन के साथ में H2O का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब ऑक्सीजन पे दो वैलेंसी बनाने की कैपेसिटी होती है, यहाँ बन रही है 3, तो उस पर एक्सेस ऑफ वैलेंसी वजह से क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हो जाएगा अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिलीज कर देगा, यही करेगा ना। तो पहला हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो उसका बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन पे जनरेट हो जाएगा एक लोन पेयर, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का हम शो नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उसको ऐसे लोन पेयर ही दिखाएंगे। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस पर आ जाएंगे, ऑक्सीजन पर, और क्या बन जाएगा आपका COH। देन नेक्स्ट, अब यहाँ पर बॉन्ड का माइग्रेशन होता है, जैसे हमने सर देखा होगा आपने। हाँ सर समझ नहीं आया कहाँ से समझ नहीं आया बेटा? सर, ये वाला ही, ये जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो। ठीक है, दोबारा से करते हैं। ये स्टेप समझ में आ गया आपको, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। यस अब उसमें हम ऐड कर रहे हैं H2O। तो H2O का ओपन स्ट्रक्चर आपको पता है कैसा होता है, वी शेप में हाइड्रोजन होता है, फिर उससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है, और उससे फिर वापस एक और हाइड्रोजन जुड़ा होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है उस पर बेटा दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना ऑक्सीजन पर, हाँ या ना, यस सर होते हैं रुद्राक्षी। यस तो उन दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अपने उन दो इलेक्ट्रॉनों को कार्बन के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दिख रहा है यहाँ एरो से आपको, ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं केटायन वाले कार्बन को, और उसके बाद ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दिख रहा है नेक्स्ट में, यस सर यहाँ दिख रहा है आपको बॉन्ड, Yes. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। यहाँ ऑक्सीजन पे देखो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक बन रहा है कार्बन के साथ, दूसरा बन रहा है इस हाइड्रोजन के साथ में, और तीसरा बन रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ एक्सेस ऑफ वैलेंसी की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अनस्टेबल, अस्थायी। तो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए या स्टेबलाइजेशन जनरेट करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। सपोज उसने इस वाले के साथ में अपना बॉन्ड ब्रेक किया, तो हाइड्रोजन हमेशा कैसे रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ की फॉर्म में। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर जाएगा, ऑक्सीजन को, और खुद अलग हो जाएगा एज ए H+। तो यहाँ से H+ अलग हो गया, यहाँ बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर आ गया है, दो ही बॉन्ड रह गए। अब ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो ट्रांसफर होंगे एज ए कीटो इनोल टोटोमराइजेशन। पढ़ा होगा आपने पहले, एल्डोल कंडेंसेशन में शुरू से पढ़ता है बीएससी से, कि कीटो इनोल फॉर्मेशन होता है, कीटोनिक कंपाउंड से इनोल का फॉर्मेशन होता है। पता है या नहीं, नहीं पता है इस बारे में? यस सर। रुद्राक्ष सर हाँ मतलब भूल गए। कीटो इनोल क्या होते हैं ये बताओ पहले। क्या सर? KETO कीटो एंड ENOL इनोल, ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है? कीटो तो सर ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है। किस तरह की बॉन्डिंग है बेटा? डबल बॉन्ड। हाँ, और इनोल? तो चलो मैं बता देता हूँ। जब कार्बन की ऑक्सीजन के साथ इस तरह की बॉन्डिंग होती है, C+O वाली, यहाँ दिख रही है, यस सर इस टाइप का लिंकेज तो आपका कीटो ग्रुप कहलाता है, और इस तरह का लिंकेज आपका इनोल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। ओके सर। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कीटो इनोल आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड भी आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच का, उसमें से एक डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसे ही वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर वापस एक्सेस ऑफ बैलेंस हो जाएगी, यानी कि ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ, तो यहाँ हो जाएंगे दो बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन वाला एक बॉन्ड, तो वो हो जाएगा अनस्टेबल। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा और बॉन्ड को कन्वर्ट कर देगा अपने लोन पेयर में। तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज। इसका ऊपर
मैं एक पेपर पे बना के आपको समझा दूंगा कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक कन्वर्जन किस तरह से होगा। ठीक है, इस मॉलिक्यूल से एमाइड तक फॉर्मेशन किस तरह से होगा, किस तरह से बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, वो मैं आपको एक पेपर पे कन्वर्ट करके बता दूंगा। ओके सर। है ना? यस और सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके लिए एक बार आप ये रीड कर लो, मैकेनिज्म की तीनों लाइन है, तीनों पॉइंट्स। अंकिता, Yes, sir. Ankita, please explain the first paragraph of mechanism. Sure, sir. It has been the subject of a number of mechanistic studies that have shown the acid or acid halide makes the hydroxyl group on nitrogen into a better leaving group by forming OH2 positive or ester intermediates. Yes. क्या मतलब है इसमें? सर एसिड या एसिड हैलाइड जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो नाइट्रोजन के ऊपर अटैच्ड होता है उसको एक बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है OH2 की फॉर्मेशन की वजह से। बिल्कुल। किस तरह से बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है? बाय फॉर्मिंग OH2 प्लस चार्ज। OH2 प्लस चार्ज बना करके उसको बेटर लिविंग ग्रुप बनाता है। या तो OH2 प्लस चार्ज बनाएगा या कोई एस्टर इंटरमीडिएट बनाएगा। एस्टर इंटरमीडिएट किस तरह से बनाएगा? RCOR टाइप के। देखो, हमने यहाँ दो चीजें देखी है, एसिड और एसिड हैलाइड। ठीक है, जब आप रिएक्शन में एसिड यूज करेंगे तो OH2 प्लस चार्ज बनेगा, जब कोई एसिड हैलाइड यूज करेंगे तो उसमें एस्टर का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से बताता हूँ मैं आपको। देखो, H2 से फोन ने क्या दिया है? H प्लस। एसिड ने H प्लस दिया है, वो जाएगा इस पे OH पर, क्या बता देगा? OH2। बट जब हम यहाँ पर एसिड क्लोराइड यूज करेंगे, एसिड क्लोराइड का मतलब CH3COCl, ऐसे ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जिसमें लास्ट में COCl आ रहा हो, वो सब क्या कहलाता है? एसिड हैलाइड। यानी कि एसिड का COOH कन्वर्ट हो जाता है किसमें? COCl में। वो सब क्या कहलाते हैं? एसिड हैलाइड। तो COCl जब ब्रेक होगा तो किसमें होगा? CH3CO प्लस HCl माइनस। जिस तरह से H प्लस यहाँ जा रहा था उस तरह से ही CH3CO जाएगा। तो CH3CO जब जाएगा तो वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को फ्री कर देगा H प्लस की फॉर्म में, और वो H प्लस जाके किससे जुड़ जाएगा? Cl माइनस। तो HCl बन जाएगा, और एक इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा? COCH3। तो CH3CO फिर ये O, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? एक एस्टर इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो इस तरह से एस्टर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। ओके, नंद किशोर, नंद किशोर, बेटा सेकंड पैराग्राफ रीड करो। Yes. The transfer and rearrangement occurs resembling the reaction of a carbocation. When the cleavage of the NO bond occurs, the nitrogen atom would be left with only 6 valence electrons. Okay. However, as the bond breaks, a substitute R on the मतलब close वाले carbon move with its bonding electron pair to the developing nitrogen. Electron pair to the positive. हाँ, तो इसमें क्या कहा है इस पैराग्राफ में? A rearrangement occurs resembling the reaction of कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायन की जो रिएक्शन होगी उसी से इसका क्या होगा? इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगा। किस तरह से होगा? जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी कि वो टूटेगा, तो नाइट्रोजन एटम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि उस पर क्या हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ही बाकी रह जाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करता है या रखता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ लेके निकलेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास क्या रह जाएंगे? केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और उस पर क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसको इन्होंने यहाँ लास्ट में बताया है द डेवलपिंग पॉजिटिव नाइट्रोजन। ठीक है, उस प्लस वाले नाइट्रोजन पर जो नेबरिंग ग्रुप है, नेबरिंग कार्बन का ग्रुप है R, वो R अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को लेकर के माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट में बताया गया। रुद्राक्षी,
Yes, sir. नंबर थर्ड पॉइंट आप पढ़ेंगे। Oximes with R and R dash as a different group exist as E and Z isomers, and you will notice that the group that migrates is the one that is a trans to the leaving group. To some extent, the Beckmann's rearrangement is an internal SN2 reaction with inversion at the nitrogen. इसको एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। इस पैराग्राफ में सिर्फ दो चीजें कही गई है कि वो वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा जो लिविंग ग्रुप के ट्रांस साइड पे होगा, ऑपोजिट होगा। ठीक है, जैसे NOH अगर आपका डाउन साइड में जा रहा है तो ऑपोजिट कार्बन पे जो ग्रुप अप साइड वाला होगा वो माइग्रेट होकर के कहाँ आएगा? नाइट्रोजन पर आएगा। बस ये ध्यान रखना। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ इसमें, ये रिएक्शन दिख रहा है आपको? Yes, sir. रुद्राक्षी, Yes, sir. तो यहाँ देखो आपका OH जा रहा है किस पे? राइट हैंड साइड की तरफ, Yes, sir. और ये PH जा रहा है किधर? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। या ऊपर R1 R2 से देख लो, OH जा रहा है राइट हैंड साइड पर, R1 जा Yes. रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनवर्ड्स। एक अप साइड जा रहा है राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है, एकदम ट्रांस है। Trans. तो जब ये OH यहाँ से रिलीज होगा या निकल जाएगा तो उसकी जगह इसका ऑपोजिट वाला ट्रांसफॉर्म वाला जो ग्रुप है R1 वो माइग्रेट होकर के कहाँ चला जाएगा? नाइट्रोजन। Nitrogen. तो ये चीज उन्होंने उसमें बताई, थर्ड पॉइंट। ठीक है, क्लियर? Sir. दूसरी चीज बताइए कि बेकमान रिएजेंट में अपनी ही रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म भी होता है, इंटरनल SN2 मैकेनिज्म। इंटरनल का मतलब होता है रिएक्शन के बीच में मैकेनिज्म चल रहा है और उस मैकेनिज्म के बीच में भी किसी स्टेप के अंदर एक और मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, उसको इंटरनल मैकेनिज्म कहते हैं। तो उसी तरह से इंटरनल SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें फॉलो हो रहा है। कहाँ पर? बताता हूँ मैं आपको। हाँ, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये आपको समझ में आ रहा है? दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है? रुद्राक्षी, Yes, sir. अंकिता, Yes, sir, दिख रहा है। हाँ अंकिता, यहाँ से इस मॉलिक्यूल से इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वाया SN2। तो यहाँ जो ये SN2 लिखा है उस SN2 का मतलब क्या होता है? तो वन स्टेप हो गया है। वन स्टेप मैकेनिज्म हो जाएगा। क्या होगा उसके अंदर? एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा? Yes, sir. ये R1 ग्रुप यहाँ से टूट तो जाएगा, अटैक करेगा इस पर, इसके साथ जुड़ जाएगा डॉटेड लाइन से, और ये निकलने की तैयारी में रहेगा डॉटेड लाइन के साथ। Yes, तो sir. जैसे वहां पर इंटरमीडिएट बनता है SN1 में, उसी तरह SN2 में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ठीक है, जब ये यहाँ जुड़ जाएगा तो नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। किस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाओगे मुझे? ये R2C ट्रिपल बॉन्ड N, उस पे पॉजिटिव चार्ज और R1 है, वो किस तरह से बना है ट्रिपल बॉन्ड? एक बार बता पाओगे? सर OH2 निकला तो R1 ने नाइट्रोजन के ऊपर अटैक किया। तो नाइट्रोजन तो वैसे 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे वो 4 ही बना रहे हैं। देखो कोई बात नहीं बेटा, आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने? 2, 4, 6 और 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? अपने इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा C डबल बॉन्ड N के यहाँ पर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ हो जाएगी एक्सेस ऑफ वैलेंसी, कार्बन करेगा इस R1 को रिलीज विद इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ से अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, और जब ये यहाँ अटैक करेगा तो डॉटेड लाइन में बॉन्ड बनाएगा, और उसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज हो जाएगा, ये भी डॉटेड लाइन में बनेगा। जैसे हमने उसमें देखा होगा ना SN2 मैकेनिज्म में, इधर से OH अटैक करता है, उधर से Br बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसी तरह से R1 इधर से अटैक करेगा, इधर से OH2 बाहर निकलने की तैयारी करेगा, और जब ये कम्प्लीटली इससे बाइंड अप हो जाएगा तो ये वाला बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रोकन आउट हो जाएगा।
क्या बन जाएगा R1N फिर ट्रिपल बॉन्ड C और फिर R2। तो वो चीज यहाँ दिखाई दे रही है वाया SN2 मैकेनिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड है वो ट्रांसफर होके कहाँ पर चले जाएगा, वापस नाइट्रोजन के पास एज ए लोन पेयर। और जब ये कार्बन का बॉन्ड चला जाएगा तो कार्बन के पास रह जाएगा केवल 3 बॉन्ड, तो उसमें बन जाएगा केटायन। वो केटायन यहाँ पर। तो इस तरह से ये SN2 मैकेनिज्म इसमें इंटरनल मैकेनिज्म के फॉर्म में फॉलो होता है। ओके, द लास्ट वन, दिस रिएक्शन इज रिलेटेड टू हाफमैन-श्मिट रिएक्शन एंड द कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल कि नहीं, चार की तरह ये रिलेट करती है। एक तो हॉफमैन से, एक श्मिट से, एक लॉसेन से और एक कर्टियस से। चारों आपके सिलेबस में है। चारों के अंदर ही आपके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल अमीन है वो एक कॉमन मॉलिक्यूल का जनरेशन करता है जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनेट। और NC डबल बॉन्ड O, उसको लिखेंगे R1 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दैट इज नोन एज आइसोसाइनेट ग्रुप। तो इस आइसोसाइनेट का जनरेशन करता है। और ये आइसोसाइनेट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट के बाद डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। सपोज अगर आप आइसोसाइनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपको सिंपल एमाइड का फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अलग अलग मैकेनिज्म होंगे, तो हम आगे स्टडी करेंगे। ये मैकेनिज्म हो गया। इसके अब आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पार्ट आता है इसका नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन। बेकमान रिएजमेंट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, नायलॉन 6 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है आपका, कैप्रोलेक्टम। लेक्टम जानते हैं क्या होता है लेक्टम? लेक्टम किस स्ट्रक्चर को कहा जाता है? अंकिता, रुद्राक्षी? नहीं पता सर। सर सुना है बट याद नहीं आ रहा सर। लेक्टम इसमें दिया हुआ है हाँ, इसमें दिया हुआ है लेक्टम। तो लेक्टम किसको कहा है इन्होंने? ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर CONH ग्रुप प्रेजेंट हो साइकिल के अंदर। ठीक है, जब साइकिल के अंदर CONH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो लेक्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो भी स्ट्रक्चर बनती है वो क्या कहलाता है, लेक्टम। और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन से लेक्टम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, कैप्रोलेक्टम। इसका नाम क्या होगा, कैप्रोलेक्टम। अब ये नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है देखो। इसमें स्टार्टिंग मॉलिक्यूल लिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉन और उस पर रिएक्शन कराई है हाइड्रोक्सिल अमीन हाइड्रोक्लोराइड NH2OH की। तो रिएक्शन कैसे होगी, ये NH2 यहाँ से निकल के अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर, तो इसका H2 और इसका ऑक्सीजन मिलकर बना देगा वाटर मॉलिक्यूल। वो बाहर निकल जाएगा और NOH उसकी जगह जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है। ये आपको पता ही, आपने प्रैक्टिकल भी किया है इसका। देन उसके बाद बेकमान रिएरेंजमेंट में H+ की प्रेजेंस पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो मैकेनिज्म देखेंगे, समझना चाहेंगे इसका किस तरह से, बताता हूँ। यस सर। यहाँ से H2SO4 से मिलेगा H+, वो H+ जाएगा OH के पास और OH के साथ मिलकर बना लेगा OH2 आयन। वो OH2 आयन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा बाहर। ठीक है, नाइट्रोजन बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा बेटा, आपको पता है जिस साइड से OH निकलता है उसके ट्रांस साइड वाला पार्ट क्या होता है, माइग्रेट करता है। तो यहाँ ट्रांस साइड वाला कौन सा है, ये वाला। अपोजिट वाला यही है। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये वाला कार्बन जाके बॉन्ड बना लेगा किससे, नाइट्रोजन से। ठीक है, यही होगा ना। एक मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ ना। इसका मैकेनिज्म मैं आपको अलग से फोटो भेजूंगा ग्रुप में किसी स्कीम के, है ना। तो वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो पूछना मुझसे, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे अपलोड करने के लिए कुछ मटेरियल है नहीं, तो मैं आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजूंगा। तो वहां से आपको तो क्या होगा, ये जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वो 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो बन जाएगी क्या, N डबल बॉन्ड C, देन CH2 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 एंड CH2। ये 7 मेंबर रिंग बन जाएगी जिसमें 6 कार्बन और
एक नाइट्रोजन होगा। अब जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज वाले पे आपको पता है हमने किसका रिएक्शन कराया था, H2O का। तो H2O उस पे रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा किससे, कार्बन से। फिर वहां पर क्या होगा, H2O, तो में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, केवल OH। बाद में फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड वहां पर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, और हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन पर, तो वो आपका लेक्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। और जो बाद में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपन चेन पॉलीमराइजेशन के थ्रू नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करें। अंकिता, यस सर। अब आप समझाइए इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन था, उसमें फिर हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है रिएक्शंस। क्या पीपीटी बना के कंप्लीट करो इस चीज को। कुछ समझ में आया, कुछ पॉइंट स्किप हो गए, इसलिए फिर ज्यादा बोला नहीं जा रहा। समझता हूँ। जब मैकेनिज्म पूरी तरह से समझ नहीं आता तो रिएक्शन समझ नहीं आती है। कोई बात नहीं, कल से मैं आपको पीपीटी बना के कंप्लीट पूरा हर एक स्कीम का, हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म समझाऊंगा। ठीक है, आज मैनेज कर लेते हैं, कल मैं आपको पीपीटी के थ्रू ही कराऊंगा। यस सर। ये आपका मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है कौन सा वाला, सेम एज बेकमान वाला, जिसमें आपकी रिंग एक्सपांड हो जाती है और लेक्टम का फॉर्मेशन करती है, और वो लेक्टम आगे कैटलिस्ट की, पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अपनी चेन को ओपन कर देता है और ओपन चेन पॉलीमराइजेशन के थ्रू नायलॉन 6 का फॉर्मेशन करता है। ओके, यस सर। और सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू नायलॉन 12 का भी फॉर्मेशन करता है, जिसमें लेक्टम कौन सा होता है आपका, साइक्लोडोडाकेन वाला लेक्टम होता है। साइक्लोडोडाकेन मतलब 10 कार्बन्स। ठीक है, यस सर। ये आप लोग रीड कर लेना बेटा इसका ना, मैकेनिज्म सेम वही रहेगा। और कहीं मुझे अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ बेटा, एक रिएक्शन है एसिटोफिनॉल ऑक्सीन, जो कन्वर्ट हो रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, जिसमें क्या नाम होगा इसका, पीएच NHCOCH3 का। इसका नाम बताओ मुझे। इसका नाम होगा बेटा एसिटेनिलाइड। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एसिटेनिलाइड। आया कुछ याद? नंदकिशोर, अंकिता, यस सर। एसिटेनिलाइड। चलो इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो, आप खुद समझो और उसके बाद एक्सप्लेन करो। रुद्राक्षी, नंदकिशोर, और कौन है साथ में बेटा, मनीष, अच्छा फैजल साहब। साहब मत बोलो सर। यस सर। अरे कभी कभी दिखाई देते जो साहब तो बोलना पड़ता। कोई नहीं सर। यस सर, कंटिन्यू मंडे से कंटिन्यू हो गया है। चलो अच्छा, सर। बेटा ये रिएक्शन दिख रही है आपको? यस सर। इस रिएक्शन को अच्छी तरह से याद कर लो। ये एक रिएक्शन ऐसी जो आपका पूरा बेकमान रिएरेंजमेंट कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अंकिता। अंकिता, यस सर सुन रही हूँ। just explain the mechanism of the reaction. ओके सर, वी हैव, सबसे पहले हमारे पास एसिटोफिनॉन ऑक्साइम है,
उसमें सर ट्रांसपोजिशन पे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे पहले हम फिनाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और साथ साथ OH2 प्लस बना के वो निकल जाएगा। उसके बाद ये फिनाइल रिंग का दे रखा है, इंटरमीडिएट बना हुआ है, जो इंटरमीडिएट मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो SN2 मैकेनिज्म होता है ना बेटा, हाँ वो अपना कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर भी रहा है उसी टाइम ड्यूरेशन पे, और उसी टाइम ड्यूरेशन पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर रहा है। पर जो समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पे हो रहा है। मैं बताता हूँ, देखो कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, यस सर। ये पीएच जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, हम्म है ना, यानी इसकी बॉन्डिंग इसके साथ है पहले से। अब ये ट्राई कर रहा है इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, है ना, तो यहाँ से सेम टाइम पे बॉन्ड को ब्रेक भी कर रहा है और सेम टाइम पे इसके साथ बॉन्ड भी बना रहा है। तो ये जो ट्राई करते हैं तोड़ने के लिए या बनाने के लिए, तो उसको हम किससे शो करते हैं, डॉटेड लाइन से। तो एक डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ आ रही है, यही है। यस सर, क्योंकि उसने कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ा है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद फिर से हमने उसे वाटर से रिएक्ट कराया है, तो वाटर में से जो OH आयन निकला है वो कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया है। हाँ, अब भी नहीं हुआ है। चलो हाँ आगे बढ़ो। इसके बाद बेटा इंटरमीडिएट के बाद में उसके बाद हाँ, जो OH बना है वहां से फिर सर हाइड्रोजन निकलेगा और नाइट्रोजन के ऊपर अटैच होगा, और क्योंकि कार्बन के पास कम वैलेंसी हो जाएगी तो वो बॉन्ड माइग्रेट करेगा, नाइट्रोजन वाला जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच माइग्रेट कर जाएगा। चलो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ रिंग इंटरमीडिएट बनने तक सबको समझ में आ गया? यस रुद्राक्षी बोली, चलिए रुद्राक्षी का जवाब आया बस। मनीष। यस सर। हाँ भाई बताओ, ये क्या बन रहा है, ये तिकोना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तिकोना क्या है सर। ये तो इंटरमीडिएट्स बने ना सर। इंटरमीडिएट बना है, वो इंटरमीडिएट कौन से मैकेनिज्म के थ्रू बना है? ऊपर पढ़ा था ना हमने मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म, इंटरनल SN2 मैकेनिज्म। सर SN2 तो उस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, और जब ये इंटरमीडिएट आगे कन्वर्ट होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोकैटायन के अंदर। ठीक है, तो कार्बोकैटायन बन गया है। अब इस कार्बोकैटायन पर अटैक होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। दिख रहा है आपको? यस सर। जैसे हमने मैकेनिज्म में देखा था, ऑक्सीजन पर एक बॉन्ड कार्बन के साथ रहेगा, एक हाइड्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर वो क्या करेगा, अपने उसमें से एक हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और बॉन्ड को अपने लोन पेयर की तरह ले लेगा, तो क्या बना लेगा वो, OH आयन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर, लोन पेयर की तरफ, और हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो जाएगा। या इसको इस तरह से बताएं सिंप्लीफाइड वे में, जैसा आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, मैं बताता हूँ ऊपर वाले मैकेनिज्म में ही। बेटा देखो, ये मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको? यस सर। अब इसको इसमें जो भी एरो लगे हुए हैं उसको भूल जाओ, इसमें जो भी एरो लगे हुए हैं उनको भूल जाओ, जो मैं बताता हूँ वो समझो। हाइड्रोजन की टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, H+ की फॉर्म में निकलने की। क्लियर? यस सर। और H+ कब बनाएगा, वो जो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा दूसरे एलिमेंट को। क्लियर? सिंपल है। तो यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा एज ए H+, और अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो H हमारा अलग हो गया एज ए पॉजिटिव चार्ज वाला, और ऑक्सीजन पे जनरेट हो गया नेगेटिव चार्ज। फिर वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, वो नेगेटिव चार्ज जाएगा इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, बना लेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड बनने के बाद ये कार्बन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस पर।
तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमारे पास H किस में था, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में था, तो इस नेगेटिव वाले नाइट्रोजन पर वो H+ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, R2C डबल बॉन्ड O, फिर नाइट्रोजन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन NH, और ये NH. Yes. आ गया समझ में। Yes. Yes. तो इस तरह से आपका एमाइड का फॉर्मेशन है। इसको मैं आपको पेपर पे लिख के भी भेजूंगा स्क्रीनशॉट, तो वहां से देख लेना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है, बस यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है। Yes, sir. अब clear. ये OH का यहाँ से हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, यहाँ से जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और नाइट्रोजन पे ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और उस नेगेटिव चार्ज पे वो H आके जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा आपका CH3CO NH और PH। ठीक है, Yes, sir. ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारे आगे के एग्जाम्पल आप कर लेंगे इजीली। तो ये आपका होमवर्क है 6 रिएक्शंस का। इसका आपको प्रोडक्ट नीचे दिया हुआ है, आपको इसका मैकेनिज्म एलिब्रेट करना है। Yes. ठीक है, कि जो रिएक्शन हो रही है उसके पीछे मैकेनिज्म ये वाला फॉलो हो रहा है, पहले ये बन रहा है, उससे फिर ये बन रहा है, उससे फिर ये बन रहा है, और लास्ट में ये बन रहा है। ठीक है, हर रिएक्शन में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा। जैसे पहले वाली में आपको सेम टू सेम बेकमान की तरह प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरी रिएक्शन में बीच वाला स्टेप का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आपको जहाँ जिस स्टेप तक का प्रोडक्ट मिल रहा है वहां तक का ही मैकेनिज्म देना। जैसे आपने उसमें देखा था नाइलोन 6 में लेक्टम बन रहा था, तो आपको लेक्टम बनने तक का ही मैकेनिज्म बताना। तीसरे वाले में भी देखो बेटा CONH लेक्टम बन रहा है, तो लेक्टम वाले तक का ही आपको क्या बताना है, मैकेनिज्म बताना। यहाँ लेक्टम नहीं बन रहा, यहाँ पर क्या बन रही है आपकी नेफ्थलीन। ठीक है, इसमें आपका लेक्टम नहीं, लेक्टम के बाद में जब आपका ये बेकमान अरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आपके वापस टोटोमराइजेशन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला बनेगा, तो वो मैकेनिज्म उस तरह से आएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का मैंने स्पेशल केस बताया था ना, वो इसलिए था कि जब आपका लेक्टम की तरह फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये P2O5 क्या करेगा, यहाँ पर एक रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडेशन की, जिसमें क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर, वहां बन जाएगा OH, तो एक डबल बॉन्ड तो आ जाएगा यहाँ नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, और दूसरा जब ये यहाँ से निकालेगा तो दूसरा डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से आपका डबल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, वैसे इन सबका मैकेनिज्म मैं बता दूंगा तुम लोगों को, फिर भी पहले आप लोग ट्राई करेंगे उसके बाद ही बताऊंगा। P2O5 टूटेगा कैसे सर? P2O5 टूटता नहीं है बेटा कभी भी, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कभी भी टूटता नहीं। ये इस तरह से जुड़ा होता है PO और उससे P, मतलब एक फास्फोरस के साथ में 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है एक ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से उसी तरह से सिंगल बॉन्ड से दूसरा P जुड़ा होता है, और दूसरे P से 2 ऑक्सीजन जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो रिएक्शन में अटैक कराने तो पूरा का पूरा अटैक करेगा। हाँ, ये एज ए रिएजेंट है, ये अटैक करता है। अच्छा, ये ठीक। सिर्फ क्या करता है कि आपके जो इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको एक, और यहाँ हाइड्रोजन, इसमें आपका हाइड्रोजन को और OH को निकाल के वाटर मॉलिक्यूल बना के बाहर निकालता है। ठीक है, उसके लिए ही P2O5 को यूज करते हैं। ठीक है सर। मैक्सिमम रिएजेंट आपने देखोगे बेटा ज्यादातर क्या करते हैं कि H2O को बाहर निकालने का काम, जैसे PCC हो गया है, LDA हो गया है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बाइडामाइड, लिथियम आइसोप्रोपाइलमाइड, ये मेनली क्या करते हैं, रिएक्शन में से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ डबल बॉन्ड का जनरेशन हो जाता है। तो ये सिंपल रिएक्शन है। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, बाकी चीजें मैं आपको PPT में शेयर करूंगा, और उन सबके मैकेनिज्म भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी वो दोनों जो चीजें हैं उसके मैकेनिज्म मैं आपको पेपर पे बना के स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा क्लास में, ठीक है सर, ग्रुप के अंदर, है ना। और ये PDF का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये PDF है ना। यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूँ मैं आपको बेटा। क्वेश्चंस आपके पास 2 तरह से आ सकते हैं, या तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल का नाम दे करके प्रोडक्ट का नाम देंगे,
और उसमें होने वाली मैकेनिज्म और कंडीशंस के बारे में पूछेंगे। या इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो उन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में आपको रिएजेंट मिलता है, रिएक्टेंट मिलता है और एरो के बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। तो आपको पहचानना होता है कि कौन सी रिएक्शन से किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा। तो उस तरह से वो रिएक्शन को आपको पहचान के और कंप्लीट करना है। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना। यस सर। ठीक है। यस सर। सर बुक्स का बुक्स हाँ, का रेफरेंस कौन बोल रहा है ये? प्रज्वल, एक बुक तो आप लिख लीजिए, रिएक्शन एंड रिएजेंट ऑथर्ड बाय डॉक्टर नासिर हुसैन। ठीक है सर। और दूसरी लिख लीजिए रिएक्शंस रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट्स ऑथर्ड बाय एस.एन. सान्याल। तीसरी लिख लीजिए ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ऑथर कौन था सर? ऑथर्ड बाय ऑथर सेकंड जो आपने बुक बोली उसका ऑथर एस.एन. सान्याल। ठीक है। मिल जाए आप उसको ले लें। ठीक है सर। कोई भी बुक इसमें से 300 350 से ज्यादा की नहीं है। दो बुक ही है सर, मैंने दो का ही सुना है। 3 है ना बेटा, 3 बताए मैंने। पहले तो बताया रिएक्शन एंड रिएजेंट ऑथर्ड बाय डॉक्टर नासिर हुसैन। दूसरी हाँ। बताई रिएक्शंस रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट ऑथर्ड बाय एस.एन. सान्याल। तीसरी बताई ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऑथर्ड बाय V.K. आहलूवालिया। हाँ तो इसमें आई थी सर, इसमें। ठीक है सर।